में और चर्चा में अब हमारी बातचीत के केंद्र में उपराष्ट्रपति के द्वारा 13वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में दिया गया बयान है। जयपुर में यह सम्मेलन हो रहा है और इसमें जगदीप धनखड़ के द्वारा बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही गई वो ये कही गई कि देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए संसदीय सर्वोच्चता बनाए रखना जरूरी है। उनका सीधे तौर पर मानना था कि संसद के कानून बनाने के अधिकार को न्यायपालिका के द्वारा रोका नहीं जा सकता। इसके संदर्भ में उन्होंने हवाला दिया कि देश का एक बहुत चर्चित केस रहा है 1973 का, जिसे केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के तौर पर कानून के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। इस केस के संदर्भ में तमाम चीजें हैं जो आप हमारी स्क्रीन पर देख पाएंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 13 सदस्यीय पीठ बैठी थी सर्वोच्च न्यायालय की, और उस 13 सदस्यीय पीठ ने इस मसले पर निर्णय देते हुए कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन का तो अधिकार है, पर संविधान के मूल ढांचे को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। कोई ऐसा संशोधन जो संविधान की मूल भावना को प्रभावित करता हो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। यह एक मिसाल बना और इस मिसाल के आधार पर बाद में तमाम संसद के द्वारा संशोधित किए गए कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा रोक दिया गया, लागू करने से इंकार कर दिया गया। जगदीप धनखड़ इसी पर ऐतराज कर रहे थे। यही हमारा आज का चर्चा का विषय है, अधिकार पर बवाल, लोकतंत्र पर सवाल। महत्वपूर्ण बात इसलिए कि अभी कुछ समय पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ इस बात पर नाराज थे कि कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल दे रही है। लोग ये देखते हैं कि विधायिका जो है वो कार्यपालिका के हाथों बंध गई है। अब संसद के सत्र की बात करें या विधानसभा के सत्र की बात करें, लगभग सरकारों की कोशिश रहती है कि एक औपचारिकता पूरी हो जाए और बाकी काम वह अपने स्तर पर कर ले। तो कुल मिलाकर कोई किसी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में अभी तक यह बताया जाता रहा कि कोई सर्वोच्च नहीं है, इस देश का संविधान सर्वोच्च है, पर उपराष्ट्रपति इसे खारिज कर रहे हैं। और वो उपराष्ट्रपति इसे खारिज कर रहे हैं जो कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, और वह वहां की विधायिका के संदर्भ में या कार्यपालिका के संदर्भ में रोज सवाल उठाया करते थे। एक निर्वाचित सरकार जो तृणमूल कांग्रेस की थी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में थी, उसको लेकर उनकी हमेशा नाराजगी रहती थी। तो जो जगदीप धनखड़ आज ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र कहां रह जाएगा अगर विधायिका की श्रेष्ठता नहीं रहेगी, संप्रभुता नहीं रहेगी, तो ये बोध उन्हें अचानक अब क्यों आया है? भूमिका बदल गई इसलिए? इसे हम जहन में रखते हैं, उसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। देश के प्रखर पत्रकार श्रवण गर्ग जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वह तो हमारे साथ हैं ही, पर इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद, पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रही हैं सुनीता दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे यथार्थ सिंह साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सुनीता जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ जी के उस बयान का कुछ हिस्सा सुनेंगे जो हमारे इस कार्यक्रम की बुनियाद है। आप विधानसभा में न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट स्क्रिप्ट इन लेजिस्लेचर अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट। उसी भावना में कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट। इट इज एज क्लियर एज एनीथिंग एल्स। अब आज के हालात क्या हैं? वन अपमैनशिप, पब्लिक पोस्टिंग फ्रॉम जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स, ये ठीक नहीं है। तो हम सुनीता जी वापस आपके पास में लौटते हैं और आपसे ही समझना चाहते हैं। तो आप संसद की सर्वोच्चता चाहते हैं। जब 1973 में यह आदेश हुआ था केशवानंद भारती केस में, उस समय पे भी बताया जाता है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, वो भी यही चाहती थी, संसद की सर्वोच्चता रहे। पर अदालत ने माना कि सर्वोच्च तो संविधान रहेगा। उस समय आपको बहुत अच्छा लगा था। अब जब आप सर्वाधिकार प्राप्त हैं, प्रेसिडेंट बहुमत के साथ हैं, आपको भी अखरने लगा, आपको कोई रोकता क्यों है? यही बात है। नहीं हिमांशु जी, देखिए ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये लगता है कि देखिए सबका जो माननीय हमारी उच्च न्यायालय है, सर्वोत्तम न्यायालय है, उनका अपना अपना स्थान है, लेकिन उसके हिसाब से ही विधायिका का भी अपना स्थान है। उसमें आप ये देखिए कि कितने जो है जनप्रतिनिधि अंदर उसमें होते हैं, लोकसभा के सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चुन के आते हैं और लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं। तो ऐसे उसमें मुझे नहीं लगता कि
कि कोई ऐसा निर्णय वो लेंगे कि जो कहीं से भी संविधान को जो है वो डिस्टर्ब करे, या संविधान की जो मूल संरचना है उसको वो कहीं से भी उसका उसका उल्लंघन करे। तो अगर हम इसको थोड़ा इस हिसाब से देखें कि जो जो हमारे न्यायपालिका है उसमें बात सारी घूम फिर के आती है कि उसमें जो सिलेक्शन जो है वो किस तरह से किया जाए, क्योंकि जो अभी मूल में अभी जो बात आ रही थी कि उस को रद्द किया गया है कि जो राष्ट्रीय आयोग जो था उसका न्यायपालिका का, उसमें न्यायाधीश की जो है उनकी उसको जो है उसको रद्द किया गया है। तो ये मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा इस तरह से देखने की बात है कि क्या आयोग जो है उस पे किसी तरह का कोई डाउट हमारी माननीय सर्वोच्च जो हमारा न्यायालय है सुनिए जी, मैं उनको लगता एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा और थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटाना चाहूंगा आपके साथ में। आपकी सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया न्यायिक आयोग के संदर्भ में, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। बड़ी तकलीफ है आपको, लेकिन एक संशोधन हुआ 39वां, एक संशोधन हुआ 41वां। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और इन दोनों संशोधन से उन्होंने ये चाहा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी भी तरीके की चुनौती नहीं दी जा सकती। यह संशोधन था। इसी प्रकार से इन चारों के संदर्भ में 41वां संशोधन यह था कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, पद पर रहते हुए भी और पद पर न रहने के बाद भी। इन दोनों संशोधनों को इस देश की न्यायपालिका ने अवैध करार दिया था। आपसे जानना चाहता हूं, उस समय तो बहुत अच्छा लगा था आप लोगों को, देश की लोकतंत्र की भावना, देश के संविधान की भावना के संदर्भ में बहुत ठीक काम हुआ था। अब आपने इस देश की न्यायपालिका को अपने अनुसार चलाने के लिए आयोग बनाने की कोशिश की है, ऐसा न्यायपालिका मान रही है, तो आपको लग रहा है कि आपकी सर्वोच्चता पर देश के लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है? ठीक है। ये देखिए हिमांशु जी, आप जैसे आप कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ जो चार एक जो सर्वोच्च पद पर बैठे आसीन जो हैं उनके बारे में बात है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर एक कोई आयोग बनता है तो उसमें एक प्रक्रिया होती है हर साल, उसके अंदर जो है वो रिक्रूटमेंट विषय ये नहीं है सुनीता जी, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। मुद्दा है कि संसद ने कोई कानून बनाया, संसद ने कोई संविधान संशोधन किया, वह अंतिम है। अगर अंतिम है तो फिर 39वां संशोधन और 41वां संशोधन भी अंतिम रहना चाहिए था। जिस आदेश पर आज जगदीप धनखड़ सवाल उठा रहे हैं, 1973 के आदेश पर, 49 साल पहले पारित आदेश पर, क्या आज वो आदेश इसलिए आपको खराब लगने लगा, अनुचित लगने लगा, क्योंकि अब आप सरकार में आ चुके हैं, आपकी हुकूमत आ चुकी है, तो अब कोई चीज आपको रोक रही है तो आपको अखर रहा है? जब तक आप विपक्ष में थे तब तक आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो सरकार कितनी तकलीफ में है। ये सवाल है, इस पर कुछ कहिए ना। अंशु जी, देखिए ऐसा है कि हर जो भी कोई निर्णय लिया जाता है उसको उसमें उसका संदर्भ देखा जाता है। इसमें जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि वे बात नहीं है कि हमें वो उस समय में वो हमें जो है वो ठीक लगा था और अब हमें ये गलत लग रहा है। लेकिन आप इसमें देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है कि समय के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से जो है वो, अभी आप देखिए कि एक जुडिशरी ही ऐसा है कि जिसके अंदर चाहे हम बात करें महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की, चाहे हम बात करें इसके अंदर अनुसूचित जो है जाति वर्ग की, अनुसूचित जनजाति वर्ग की, तो आप एक कहीं कोई एक रिप्रेजेंटेशन जो है सबका एक उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक सिस्टम जो बनाया हुआ है और उसके हिसाब से देखिए, मैं कोई किसी तरह का आक्षेप नहीं लगाना चाहती, लेकिन फिर भी अगर आप जनरल अगर आप इसको देखें तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि अगर कोई आयोग रहेगा तो इसका मतलब तो जो आयोग बने हुए हैं, चाहे हम इसमें यूपीएससी की बात कर लें, चाहे हम जो स्टेट के कमीशन बने हुए हैं उनकी बात कर लें, चाहे हम महिला आयोग की बात कर लें, चाहे हम एससी आयोग की बात कर लें, इसका मतलब ये सब आयोग जो हैं इनका मायना नहीं है। इसका मतलब तो इनके सैंक्टिटी के ऊपर भी हम बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनीता जी कह रहे हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उस समय जो चीज ठीक थी आज भी ठीक रहे, ये कोई जरूरी थोड़ी है। केशवानंद के संदर्भ में जो परिणाम आया था, जो फैसला आया था 13 सदस्यीय पीठ के द्वारा, उस समय ठीक था।
अब बहुत कुछ बदल गया है 49 साल में, तो अब इसके संदर्भ में अगर गलत लग रहा है तो इसमें गलत किया है। तो हमारे साथ में इस गलत और सही को बताने के लिए जस्टिस एसआर सिंह साहब है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। देश के उपराष्ट्रपति बहुत चिंतित हैं और न्यायपालिका की अति सक्रियता को लेकर बहुत नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा सब? डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है जी वो विषय जैसा कि इसमें है कि माननीय वाइस प्रेसिडेंट साहब का बयान तथा कथित बयान जी कि जुडिशरी कैन नॉट इनवैलिडेट द लॉ मेकिंग पावर, जी जुडिशरी कैन नॉट इनवैलिडेट द लॉ मेकिंग पावर, ये नहीं है। जी जुडिशरी को पावर है, जो लॉ बनता है उसको टेस्ट करे कि संविधान के जो प्रोविजन है उसके अनुरूप बना है कि नहीं बना है। जी आप जानते हैं कि पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने की सीमा निर्धारित की गई है। जी अनुसूची 7 में लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3। जी लिस्ट 1 सिर्फ पार्लियामेंट को कानून बनाने का प्रोविजन है, उसमें जो मैटर आते हैं। जी और लिस्ट 2 जो है उसमें सिर्फ राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनको पावर है। जी और लिस्ट 3 जो है, जो कॉन्करेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें दोनों को पावर है। तो इसमें जो कानून जो बनते हैं वो कानून संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत है कि नहीं है, जी इसको उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट उसको सेट असाइड, इनवैलिडेट कर सकती है। जी कानून बनाने के पावर को नहीं इनवैलिड करती, इसमें थोड़ा फर्क है। जी जो हेडिंग बनाया है कि कानून बनाने के पावर को जुडिशरी ने इन्वेट किया, जी जो कानून बनाया गया वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं, इसको क्या किया है। पर तो जगदीप इसमें तो बड़ी धनखड़ जी का तो कहना सीधे तौर पर यह है एसआर सिंह साहब, यदि कोई संस्था किसी भी आधार पर संसद द्वारा पारित कानून को खारिज करती है तो यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस पर कुछ कहिए। जब संविधान सर्वोच्च है, आपकी बात मैं मानता हूँ, जी इसमें न तो पार्लियामेंट सर्वोच्च है, न जुडिशरी सर्वोच्च है, न एग्जीक्यूटिव सर्वोच्च है। जी इसमें संविधान सबके सब जो है, ये तीनों अंग संविधान के अंदर आते हैं। जी तो संविधान के अनुरूप कोई कानून बना है कि नहीं बना है, इसको टेस्ट करने का पावर तो सिर्फ जुडिशरी को है। अगर जुडिशरी के सामने कोई मामला जाता है तो जुडिशरी अब देखेगी। यही तो सारा द्वंद्व है। एसआर सिंह साहब कह रहे हैं संविधान सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी केशवानंद भारती केस में यही देश को बताया था कि सर्वोच्च तो देश का संविधान है, पर देश के सम्मान्य उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि सर्वोच्चता तो संसदीय संप्रभुता की है और अगर उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कार्यपालिका या न्यायपालिका करती है तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो श्रवण जी के पास मैं चलता हूं, वो केशवानंद भारती केस के भी साक्षी हैं और वर्तमान घटनाक्रम के भी। हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब केशवानंद भारती केस आया था। तो श्रवण जी से ही जानने की कोशिश करते हैं। सुनीता जी का कहना है कि वक्त परिवर्तनशील है, कल तक जो ठीक था वो आज भी ठीक हो ये जरूरी नहीं है। तो इस पूरे मसले पर अपने नजरिए को श्रवण जी साझा करें, देश लाभान्वित होगा आपके अनुभव से। हिमांशु जी, एक जो बहुत बड़ा शक पैदा होता है या संदेह पैदा होता है जी कि 50 साल के बाद अचानक से केशवानंद भारती केस को लेकर खड़े होने की क्या जरूरत है। जी जो एक मामला इन्होंने उठाया हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने, जी वो एक अलग चीज है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया वो एक अलग मुद्दा है, उसको तो आधार बनाया है उन्होंने। देखिए, पूरा मुद्दा ये है कि जो ये सरकार है, वर्तमान सरकार, वो अपने कामों के सिलसिले में न्यायपालिका को सबसे बड़ी बाधा मानती है। आप ये उपराष्ट्रपति महोदय के तौर पर तो धनखड़ साहब की नियुक्ति अभी हुई है, पर जो रिजिजू जी हैं उनका जो जिस तरह से पूरा का पूरा न्यायपालिका को लेकर जो उनके हमले होते रहे हैं और कॉलेजियम की सिफारिशों को लेकर, न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जो कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है और जुडिशियल एक्टिविज्म की जो बात कही जा रही है कि कार्यपालिका के कामों में न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जी देखिए, अब जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। मैं ये उपराष्ट्रपति महोदय के जो उद्बोधन है जयपुर में अशोक गहलोत ने भी कहा है, जी मतलब आप उपराष्ट्रपति जी की बात तो कह रहे हैं,
अशोक गहलोत ने कहा है कि न्यायपालिका हमारे कामों में हस्तक्षेप कर रही है, और इस सिलसिले में मतलब यानी ये इंदिरा गांधी का जमाना नहीं है, पर उन्होंने इंदिरा गांधी के जमाने का उदाहरण दिया है कि किस तरह से जब इंदिरा जी ने प्रिवी पर्स की समाप्ति की, लैंड रिफॉर्म्स लाई या बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, तब किस तरह से अदालत ने उनको खारिज किया था। हालांकि जो लैंड रिफॉर्म्स का मामला था उसको तो उन्होंने स्वीकृति दी जी। तो मुद्दा यह है कि सारे के सारे दल जब भी उनके हितों पर अतिक्रमण होता है तब न्यायपालिका के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है। अगर आप राहुल गांधी से पूछें कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, तो हो सकता है कि वो भी वही बात कहें जो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो न्यायपालिका की सक्रियता को लेकर उनके मेरा सवाल श्रवण जी दूसरा है कि जो 3 स्तंभ जिन पर लोकतंत्र को टिका हुआ बताते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के ही संदर्भ में आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये तीनों ही अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि इन्हें अधिकार मिले किस लिए थे? अधिकार मिले तो कर्तव्य पालन के लिए थे। इनमें अपने कर्तव्य पालन के लिए कोई तड़प नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे अधिकार क्या है इसके लिए तीनों लड़ रहे हैं। वाकई देश सुरक्षित है? मैं ऐसा नहीं मानता कि ये जो उपराष्ट्रपति जी ने जो मुद्दा उठाया है, इस सरकार के आने के बाद से न्यायपालिका के साथ जो संघर्ष चल रहा है, मैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा एजेंडा देखता हूं। और वो एजेंडा ये भी हो सकता है कि ये सरकार चाहे तो अगर इस बहस को ले जा रही है कि कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास है और सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, तो इस देश में बहुत बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। मतलब संविधान को भी ताक पर रखा जा सकता है। मतलब जो केशवानंद भारती केस है, जो 7-6 से जिसका निपटारा हुआ था कि संविधान के बेसिक फीचर्स में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, मतलब संशोधनों को भी इस तराजू पे तोला जाएगा कि अगर उससे संविधान की मूल भावना पर में हस्तक्षेप होता है तो उनको संविधान के संशोधनों को भी सुप्रीम कोर्ट को खारिज करने का अधिकार है। श्रवण जी की बातचीत से हमें आभास ये हो रहा है कि श्रवण जी ये महसूस कर रहे हैं कि केशवानंद भारती के केस को आधार बनाकर जो कुछ चला आ रहा था शायद उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण बात जो है वो दर्शकों के लिए समझने की कि ये जो 13 सदस्यीय पीठ का हम बात करते हैं, उसने एक राय होकर यह बात नहीं की थी कि संविधान सर्वोच्च है। उसमें भी जजों की असहमति थी। 13 में से 7 जज मानते थे कि संविधान सर्वोच्च है, बाकी 6 संसद के अधिकार के साथ थे। एक संदर्भ योग्य बात जो है पैनलिस्ट के लिए भी और दर्शकों के लिए वो ये कि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके पिताजी भी उस पीठ का हिस्सा हुआ करते थे और वह इस फैसले के खिलाफ थे। जो 6 जज एक राय थे संसद के संदर्भ में, चंद्रचूड़ साहब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके पिता भी उस पर। मैं सुनीता दुग्गल जी आपके पास आता हूं वापस लौट के। श्रवण जी को आशंका है कि यह अनायास नहीं है जो जगदीप धनखड़ बोल रहे हैं, यह सरकार की मंशा को जाहिर कर रहा है। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू जिस भाषा का इस्तेमाल पिछले कुछ समय से ले रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अब न्यायपालिका को ऊपर संसद को बिठाने की विभाग रखती है आप, यह देश आश्वस्त रहे। जो देश की न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है, वो सुरक्षित रहेगा। नहीं हिमांशु जी, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हम सबकी सम्मानित है, हम सबकी माननीय है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो अपना अधिकार है उसके अधिकार क्षेत्र में कहीं कोई किसी तरह का कोई हस्तक्षेप जैसी कोई बात नहीं है इसमें। जैसा कि आपने ये कहा है कि हमारे संविधान का जो मूल रूप है वो रहना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये जो रद्द करने की बात आई है, जो ये न्यायिक आयोग का रद्द करने की बात है, इसमें कहीं ना कहीं जो मूल रूप है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। मूल रूप क्या था कि सबको जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सबको जो है वो एक समान रूप से देखना चाहिए, सबको ये अधिकार होना चाहिए कि उनको जो है वो ठीक तरीके से जो है किसी भी उसके अंदर वो रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो क्या आपको लगता नहीं तो आपको लगता है कि अब न्यायपालिका के अंदर जो है सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण लागू होना चाहिए, इतने फीसदी अनुसूचित जाति के, इतने फीसदी अनुसूचित जनजाति के, ईडब्ल्यूएस के तहत भी 1-2 जज फिट हो जाने चाहिए उसके अंतर्गत? क्या ऐसी व्यवस्था की आप हिमायती है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में
इस किस्म का, जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी का सिद्धांत लागू होना चाहिए? सुनीता जी। हिमांशु जी देखिए, आप सिर्फ इन्हीं बातों को मत लीजिए, आप महिलाओं का भी देखिए। रिप्रेजेंटेशन जो है, हम आधी आबादी हैं, क्या आधी आबादी का कोई हक नहीं बनता उसके अंदर? आप ये देखिए कि कितना रिप्रेजेंटेशन है उसमें। जी। तो ये क्या मूल जो हमारा संविधान है, क्या वो ये नहीं कहता कि रिप्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए और समान रूप से होना चाहिए? जी। तो इसलिए अगर हमारे संविधान के अंदर हम इसको ये कहें कि जो इसका जो मूल रूप है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो फिर इसको रद्द करने से क्या ऐसा नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं जो मूल जो इसका संविधान का स्वरूप है वो डिस्टर्ब हो रहा है? जी। तो ये सवाल सुनीता जी के द्वारा उठाया गया है। जैसे यथार्थ सिंह मेरे साथ में है। सीधा सुनीता जी ये बता रही है कि संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ ना हो, ये बात थी केशवानंद भारती केस में, पर न्यायिक आयोग के संदर्भ में जो फैसला है वो उसकी आड़ में कुछ और कर गया। संविधान की मूल भावना के विपरीत वो फैसला आ गया। इत्तेफाक रखते हैं आप? इसमें जो किया है वो तो कहते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जी। इस बेसिस पे किया है, इस आधार पर किया है। तो पार्लियामेंट को पावर है उसको अमेंड कर दें। जी। पार्लियामेंट को तब भी पावर है ना, कोई जुडिशियल जजमेंट होता है जी। तो जिस बेसिस को जजमेंट होता है उस बेसिस को हटा कर दूसरा कानून बना दें, उसमें कोई विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के पावर को नहीं इनवैलिडेट किया है। जी। संविधान के जैसे आपने बताया कि साहब उसको जो मूल भावना है, उन्होंने मूल भावना को इंटरप्रेट किया कि इसके खिलाफ है। देखो, उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा है। जगदीप धनखड़ साहब ने यह बताने की कोशिश की है कि ये जो न्यायाधीश हैं ये पब्लिक फोरम पे जाकर इस तरीके की बातें करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये भी बात आपने सुनी। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये जज जो है वो नेता की तरीके से व्यवहार करने लगे? नहीं नहीं, ये तो गलत है, आप ठीक कर रहे हैं। हम भी नहीं उसको उसके पक्ष में है। जी। पब्लिक फोरम तो राजनेताओं के लिए है। जी। जुडिशरी में जो लोग हैं उनका अदालत से बोलने का हक है, अदालत ने बोले जी। क्या इस तरह के कोई जुडिशियल फंक्शन हो उसमें बोल सकते हैं, जी। वो तो और बात है। लेकिन आज का जो विषय था, हमने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के पावर को नहीं इनवैलिडेट किया है। जी। जो कानून को इनवैलिडेट किया है उसको फिर से हम वैलिड कर सकते हैं बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट बाय मेकिंग द लॉ। देखिए, मैं श्रवण जी वापस आपके पास में अंतिम बातचीत के लिए आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि ये वस्तुतः संघर्ष विधायिका बनाम न्यायपालिका का है या विधायिका की आड़ में कार्यपालिका की सर्वोच्चता स्थापित करने का है? क्या वाकई आपको लगता है कि हमारे देश में विधायिकाओं की कोई अहमियत रह गई है? क्या संसद या विधानसभाओं की कोई भूमिका रह गई है? क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते श्रवण जी कि अब संसद के सत्र या विधानसभा के सत्र महज औपचारिकता के लिए आयोजित किए जाते हैं और सरकार की कोशिश रहती है कि अपने कामकाज को विपक्ष की मौजूदगी में ही निपटा के औपचारिकता पूरी कर ली जाए, क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है कि इतने दिन बाद सत्र बुलाया जाना है। घटती संख्या सत्रों की क्या बताती है? और यह संघर्ष क्या एक कार्यपालिका की सर्वोच्चता को स्थापित करने का संघर्ष नहीं है? ये पूरा का पूरा संघर्ष जो है कार्यपालिका की सर्वोच्चता को स्थापित करने का है। और कार्यपालिका जिस तरह से काम कर रही है आज की तारीख में, जी, खासकर केंद्र में जिस तरह से काम कर रही है, मैं राज्यों की बात नहीं करता हूं जी, वो काफी हम लोगों के लिए एक जिसको चिंता का विषय है कि जिस तरह से संसद की बैठकें सीमित होती जा रही हैं, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर जनता के पास और विपक्ष के पास केवल एक फोरम बचता है न्यायपालिका का, जिसके की पास जाकर वो अपनी बात कह सकती है, अगर उस न्यायपालिका की आवाज को भी दबाने की बात की जा रही है और उसको जुडिशियल एक्टिविज्म बताया जा रहा है और उसमें संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने की बात की जा रही है, तो उसके पीछे केवल यह है कि कल से कोई तानाशाह आ जाए सत्ता में या बहुमत आ जाए बहुत बड़ा, तो वो पूरे के पूरे संविधान को भी रद्द कर सकता है। और वो कह सकता है कि पब्लिक के मैंडेट है ये कि इतने लोग चुनकर आए हमारे पास, तो हम जनता की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय ने वही बात कही कि जो मैंडेट है पार्लियामेंट का, आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। तो आप मैंडेट के नाम पर कार्यपालिका सब कुछ कर सकती है। तो ये जो बहस है, मैं इसके पीछे एक बड़े कारण ढूंढता हूं और बड़ी चिंताएं ढूंढता हूं जिसको कि लेकर पूरी बहस में आना चाहिए कि ये कोई उपराष्ट्रपति महोदय जब से आए, वो
खैर धनखड़ साहब खुद एक बहुत बड़े लॉयर हैं, जी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहे और मैं तो खैर मेरे लिए लिखते रहे हैं वो, मैं उनसे लिखवाता रहा हूँ आर्टिकल्स, जी। तो मैं उनको काफी नजदीक से भी जानता हूँ, तो मैं उनके विचारों को भी जानता हूँ और किरण जी जो जिस तरह से कर रहे हैं उसको भी जानता हूँ। तो ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, किरण जी का और उपराष्ट्रपति के विचारों का, ये थोड़ा सा एक जिसको हम कहें कि काफी गंभीर किस्म का कॉम्बिनेशन है, जो चीजों को तो आने वाले समय को लेकर श्रवण जी थोड़े आशंकित हैं। महत्वपूर्ण बात जो हम इस चर्चा के निष्कर्ष के तौर पर निकालना चाहते हैं, कुल मिलाकर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम लक्ष्य लोगों का भला करना होता है और उसे भले करने का आश्वासन हमें देश के संविधान से मिलता है। देश के संविधान की भावना के अनुसार काम करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधि दी गई थी कि वह अपने दायित्व का निर्वहन सक्षम तरीके से कर सके। पर ये तीनों संस्थाएं अपने दायित्व को भूल अगर अधिकारों की लड़ाई के लिए देश में संघर्षरत दिखाई देंगी तो आम जनता का भरोसा कैसे रह पाएगा। इस बात पर सत्ताधीशों को विचार करना चाहिए, जिम्मेदार लोगों को विचार करना चाहिए। अंतिम लक्ष्य लोगों का भला करना है, ना कि अपने आप को साधन संपन्न बनाना। इस मूल भावना को क्या सत्तासीन लोग समझेंगे, ये सवाल है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कुछ इस प्रकार की भावना को ही व्यक्त करते हैं। हमारा शेर कहता है कि पेश तो होगा अदालत में मुकदमा बेशक, पेश तो होगा अदालत में मुकदमा बेशक, जुर्म कादिल के ही सर हो ये जरूरी तो नहीं। जगत मोहन लाल रवां के द्वारा यह शेर कहा गया था। कुल मिलाकर न्याय की ईमानदारी पर संदेह। ताकतवर लोगों को चाहिए कि कमजोर वर्ग के अंदर यह भरोसा पैदा करे कि उसके अधिकार और उसके वजूद को सुरक्षित रखा जाएगा। कैसा होगा जानने में दिलचस्पी आपकी भी और हमारी भी। पर इसी के साथ आप मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।